नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी, जो मैंने पढ़ने की स्ट्रेटजी बताई थी उस हिसाब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि बेसिक्स आप सब लोगों ने अब तक पढ़ लिए होंगे। जो बुक्स मैंने बताई थी वो भी आपने अपने तरीके से उसको स्टडी किया होगा। जो चीज़ सबसे बड़ा लेक्यूना है, जो चीज़ जिस चीज़ की कमी है हमारी प्रिपरेशन में, जो मुझे लगता है वो है मेन, जो भी रिसेंट जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट जर्नल्स हैं जो मैंने बताए थे, उन जर्नल से अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे ने स्टडी की होगी या कर पाया होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स इतना ज़्यादा होता है। तो मेरा ये एक प्रयास है कि जो भी जनवरी 2021 से लेकर और अब तक जो भी जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट जर्नल्स हैं, उनमें जो भी टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और हर साल आते हैं, जो अपने सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपके एम्स, पीजीआई, सीएमसी वेल्लोर, ये सभी इंस्टीट्यूट है, एसजी पीजीआई चंडीगढ़ और बाकी अदर आपके नीट पीजी के अंदर भी। तो उन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं प्रिपरेशन कराऊंगा पहले 5 दिन में। यानी उन 5 दिन में अपन ये प्रयास करेंगे कि उन जर्नल में से जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो जर्नल्स के टॉपिक हैं, इनसे कम से कम आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में। कल जो लोग INI CET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तरह पेपर अटेंड करें। वो भी यदि उनको समय मिलता है तो ये जो 15-20 मिनट का ये वीडियो है ये देखें, और यदि उनको कुछ और क्वेश्चंस करने, क्वेरी है, तो वो कर सकते हैं। बाकी मेरा यही उनको सजेशन रहेगा कि टाइम पे अपना सो जाएं, लास्ट 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाएं, अच्छी नींद लें, पेपर पूरी अच्छी तरह अपना एक्टिव स्टेज में करें, पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेंड करें, कोई क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश ना करें, पूरे अपना ध्यान से पेपर करें और अच्छी तरह से पेपर करें। यही मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ हैं। और अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। मैंने अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि मंथ वाइज और 2 या 3 महीने के प्रेजेंटेशंस हम लोग जर्नल्स के कोशिश करेंगे कि अपन जल्दी से जल्दी कवर कर लें। और 5 जो लेक्चर्स होंगे फर्स्ट, उन 5 लेक्चर्स के अंदर जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के सभी जर्नल्स का मैक्सिमम टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी इसमें हेल्प करें, साथ दें और उसको नियमित रूप से पढ़ाई करें। और कोई भी क्वेरीज़ हों तो मैंने ऑलरेडी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ, उस पर दें। तो हम चालू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला है अपना, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्नल्स के अंदर रिसेंट टाइम में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं या पूरे दुनिया में किसी भी चीज़ को लेकर हमारे मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रही है, वहाँ ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे होंगे जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन डिजीज़ हैं, उनके अंदर जो नई ड्रग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, या कोई पुरानी ड्रग है उसके बारे में कोई नई चीज़ आई है, किसी ऑलरेडी जो रनिंग ड्रग है, ऑलरेडी जो यूज ड्रग है, उसका कोई रीपर्पजिंग आई है, उसका दूसरा कोई यूज़ के लिए रिसर्च चल रहा है, तो वो उस तरह के आर्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं। या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर कोई नई डायग्नोस्टिक मॉडलिटी डेवलप हुई है, कोई नया थेरेप्यूटिक मॉडलिटी डेवलप हुई है, तो वो सब आर्टिकल्स, वो सब रिसर्च मैक्सिमम रहते हैं। तो आपको यहाँ ड्रग्स के नाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आप खुद ही देख रहे होंगे कि रिसेंट के जो ट्रेंड रहा है एग्ज़ाम्स का, उसके अंदर इस तरह के ड्रग्स के नाम बहुत आते हैं। हमें पता नहीं होता है वो किस चीज़ के लिए काम में ली जा रही है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का, या क्या मेन साइड इफेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को कवर करने की। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इंटरल्यूकिन 1 ट्रैप रिलोनासेप्ट। रिलोनासेप्ट एक ऐसी ड्रग है जो कि इंटरल्यूकिन 1 अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 बीटा साइटोकाइंस जो होते हैं उनको ट्रैप करती है, यानी उनके एक्शन को इनहिबिट करती है। और इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है? रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस के कई पेशेंट्स होते हैं जो रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कई बार वो इडियोपैथिक होता है विदाउट एनी रीज़न, और कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, कई बार पोस्ट MI हो सकता है। हम सभी जानते होंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पीजी के अंदर आता रहता है कि पोस्ट MI जो पेरिकार्डाइटिस होता है उसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम बोलते हैं,
और फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर या आफ्टर 7 डेज़, मतलब फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर वो 1 वीक के अंदर उसको होने की संभावना रहती है, जब हम उसको ड्रेसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट है रिकरेंट पेरिकार्डिटिस, ये देखा गया कि उनके अंदर जो इन्फ्लामेटरी जो कैस्केड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली जो रेस्पॉन्सिबल आपके इंटरल्यूकिन्स हैं वो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा रहते हैं, और इन साइटोकाइंस को यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो जो नॉर्मल रिकरेंट पेरिकार्डिटिस का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एनसेड्स आते हैं, कोल्चिसिन आता है और स्टेरॉइड्स आते हैं, ये 3 मेन ट्रीटमेंट रहते हैं। तो जब ये देखा गया कि रिलोनासेप्ट को इन पेशेंट्स को यूज़ किया गया तो एनसेड्स, कोल्चिसिन एंड स्टेरॉइड्स का जो ज़रूरत थी वो कम पड़ी और पेशेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो सिंगल लाइन में आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, रिलोनासेप्ट। यदि रिलोनासेप्ट का नाम कहीं भी आ जाए आपके पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो सीधा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दिस इज अ ड्रग फॉर रिकरेंट पेरिकार्डिटिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका इंटरल्यूकिन 1 अल्फा एंड 1 बीटा को ट्रैप करती है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा साइटोकाइन को इनहिबिट करती है। सेकेंड इज यूपाडासिटिनिब और अबाटासेप्ट। अबाटासेप्ट एक पुरानी ड्रग है जो ऑलरेडी चल रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। एक्चुअली दीज आर जेनस काइनेज इनहिबिटर्स और इनका मेन टारगेट रहता है IL-6 जो कि एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मेरा ये पर्पज़ है कि मैं मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कवर कर पाऊँ, जो इसलिए मैं अपने मेरे लेक्चर्स जो हैं हिंदी के अंदर है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस के अंदर कि यदि आपको लगता है कि मुझे वीडियोस इंग्लिश में भी डालनी चाहिए। प्राइमरीली मेरे हिंदी में ही रहेंगे, हिंदी में तो रहेंगे ही रहेंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट्स को, जो कि जैसे मेरे पास कई साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आ रहे हैं, तो यदि उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो मेरे वीडियोस से यदि नहीं उनको फ़ायदा मिलता है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें। मैं उनके लिए इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट करके या इंग्लिश के अंदर भी मैं उनके लिए वीडियोस डालूंगा जो कम्प्लीटली इंग्लिश में होंगे, बट वो तभी होगा जब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरह के वीडियोज़ में, मतलब दोनों तरह की लैंग्वेजेस में यूज़ की जा रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि आती है तो मुझे डेफिनेटली बताएं, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो यूपाटासिटिनिब और अबाटासेप्ट ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए न्यू ड्रग्स हैं। अबाटासेप्ट पुरानी है, यूपाटासिटिनिब अभी न्यू ड्रग है, जेनस काइनेज इनहिबिटर है, IL-6 पे काम करते हैं और इनका ट्रायल चल रहा है, इनका हेड टू हेड ट्रायल चल रहा है, कौन सी ड्रग ज़्यादा बेटर है, कौन सी कम है। देन इवोलोक्यूमेब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आ सकता है। पीडियाट्रिक हेटेरोजाइगस फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यूजुअली हम लोग फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर हाई डोज स्टेटिन्स यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ अ न्यू ड्रग इवोलोक्यूमेब जो कि अब यूज़ की जा रही है और इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। देन नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4। बहुत सारे लोगों ने DPP-4 इनहिबिटर्स के बारे में अब तक पढ़ लिया होगा, जो हमारी डायबिटीज़ के अंदर ग्लिप्टिन्स जो ड्रग्स चलती हैं उनके बारे में सब लोग पढ़ चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अब आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए इन ड्रग्स को मार्केट में आए, बट जो सबसे न्यू डेवलपमेंट हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आप लोगों को याद रखनी है कि DPP-4 का दूसरा नाम है CD26, यानी ये CD26 एक तरह का रिसेप्टर है। और जो ड्रग्स हैं वो हम जानते ही हैं, सेक्साग्लिप्टिन है, सिटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, लिनाग्लिप्टिन है, एलोग्लिप्टिन है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गए हैं, टेनेलिग्लिप्टिन है। तो अभी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नया यूज़, नई रिसर्च चल रही है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है एग्जाम्स में आने की, एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, यानी कि किसी भी तरह का कोई ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, कार्डियक ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट यदि हम लोगों ने किया है और उसमें एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, जिसके लिए मेनली आज की तारीख में हम लोग IVIG या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन जो ड्रग्स देते हैं। तो अभी ग्लिप्टिन्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, जिसमें स्पेसिफिकली सिटाग्लिप्टिन पे रिसर्च चल रहा है और ये देखा गया है कि एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में सिटाग्लिप्टिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी रिसर्च चल रही है, तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच ग्लिप्टिन इज बीइंग यूज्ड और इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सिटाग्लिप्टिन आपको दिमाग में याद रखना है। देन कुछ केस प्रेजेंटेशंस भी कई बार हमारे पास आते हैं, एक डायग्राम आएगा आपके पास में जिसमें विजिबल पेरिस्टाल्सिस, विजिबल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस नियोनेट के अंदर दिखाया जाएगा।
तो जस्ट मैंने एक ये नोट किया है क्योंकि एक आर्टिकल था इससे रिलेटेड, तो ये जस्ट हमें ध्यान रखना है कि उसका मोस्ट ऑफ दी उसमें 4 डायग्नोसिस आपको दिए हुए होंगे ऑप्शंस के अंदर। तो उसका जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हो सकता है दैट इज़ मिकोनियम रिलेटेड इलियस। इसमें क्या होता है कि जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर मिकोनियम के प्लग्स बन जाते हैं और ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट सिंपल। इसके अंदर रिपीटेड आपको वाटर इनिमा लगाना होता है और जब वो रिपीटेड बाउल वॉश होता है और इनिमा लगाया जाता है तो धीरे धीरे मूवमेंट सारे चालू हो जाते हैं क्योंकि मिकोनियम जो प्लग्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च अगेन चल रही है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए हैं, जितने भी आर्टिकल्स लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन डिसऑर्डर से रिलेटेड है और जिनकी एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो हम अब तक कोई भी ऐसी ड्रग नहीं देखी गई है जो कि डायबिटीज़ को रिमिशन मोड में ला सके या डायबिटीज़ के रिमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या डायबिटीज़ का रिमिशन कर सके। तो ये देखा गया है रुक्सोलिटिनिब एक ड्रग है एक्चुअली मोनोजेनिक ऑटोइम्यून डायबिटीज़। जिस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, हमारी ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है, इस तरह से अदर ऑटोइम्यून डायबिटीज़ की जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि जो उन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होता है जिसमें STAT1 यानी सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट, इस रिसेप्टर का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। तो रुक्सोलिटिनिब एक ड्रग है जो कि इस STAT1 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है और इसको इनहिबिट करने के बाद में ये देखा गया है कि डायबिटीज़ जो ये मोनोजेनिक ऑटोइम्यून डायबिटीज़ है ये रिमिशन फेज में चली जाती है। पेशेंट को कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये दिया जा सकता है ये क्वेश्चन, और इसका हो सकता है कि आगे टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी ये लोग रिसर्च करें रुक्सोलिटिनिब को लेकर। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के रिमिशन के लिए किस ड्रग का ट्रायल चल रहा है या कौन सा मॉलिक्यूल पे रिसर्च चल रहा है और उसमें यदि रुक्सोलिटिनिब ऑप्शन होता है तो आपको वो टिक करना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वेरी कॉमन पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के अंदर, जिस तरह से हम कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज़ के अंदर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स लगाते हैं और उसमें कोटिंग होती है सिरोलिमस की और पैक्लिटेक्सेल की, उसी तरह से भी ये एक आर्टिकल है कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के अंदर जो ड्रग कोटेड डिवाइसेस हैं उनका स्पेसिफिकली ट्रायल चल रहा है और उसमें पैक्लिटेक्सेल यूज़ किया जा रहा है। देन नेक्स्ट है देयर इज़ अ ड्रग ओमिकैम्टिव मिकारबिल। ये एक ड्रग है दैट इज सेलेक्टिव कार्डियक मायोसिन एक्टिवेटर, यानी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने वाली ड्रग है। इस पर रिसर्च चल रहा है और ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इस डिसऑर्डर के अंदर इसका रिसर्च चल रहा है। तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर किस ड्रग का ट्रायल चल रहा है या कौन सा नया मॉलिक्यूल डेवलप किया गया है, तो दैट इज ओमिकैम्टिव मिकारबिल और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेलेक्टिव कार्डियक मायोसिन एक्टिवेटर। देन आपका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो SGLT2 इनिबिटर्स हैं, सभी जानते हैं, सबने बहुत पढ़ लिया होगा उनके बारे में। SGLT2 इनिबिटर्स आपका एम्पाग्लिफ्लोजिन है, कैनाग्लिफ्लोजिन है, डापाग्लिफ्लोजिन है, यूजुअली यही चलते थे। इसके अलावा आपका रेमोग्लिफ्लोजिन एक हमारा इंडिजिनस मॉलिक्यूल के रूप में डेवलप किया गया, बेसिकली जापान का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से एक नया सोटाग्लिफ्लोजिन आया है, उसका भी रिसर्च चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड, उसको यूज़ किया जा रहा है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, CKD के पेशेंट्स हैं और उनके अंदर एल्बुमिनुरिया को प्रिवेंशन के लिए। तो ये एक नया मॉलिक्यूल है सोटाग्लिफ्लोजिन, हमें याद रखना है। देन एक अनदर अब्यूज डिसऑर्डर है मैथएम्फेटामिन होता है, जैसे एम्फेटामिन होता है इसी तरह से मैथएम्फेटामिन उसी का कंजेनर है। ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, हमारे इंडिया में भी यूज़ हो रहा है एज ए अब्यूज ड्रग। तो एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है, नई रिसर्च आई है कि बुप्रोपियोन एंड नैल्ट्रोक्सोन। बुप्रोपियोन हमें पता है कि स्टिमुलेंट लाइक एंटी डिप्रेसेंट है। बुप्रोपियोन के अदर यूजेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एंटी स्मोकिंग ड्रग के रूप में भी, स्मोकिंग सिजेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो बुप्रोपियोन बेसिकली इज ए स्टिमुलेंट लाइक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दैट एक्ट्स थ्रू दी नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन सिस्टम के थ्रू काम करती है। और ये जो डिस्फोरिया एसोसिएटेड विद मैथएम्फेटामिन विड्रॉल होता है उसके लिए इसको ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली नैल्ट्रेक्सोन के बारे में सब जानते हैं, इट्स एन ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और जो कि ओपियोइड डिसऑर्डर में यूज़ करता है। इसको भी मैथएम्फेटामिन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें यूज़ किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है मैथएम्फेटामिन जो अब्यूज
एब्यूजर्स हैं उनमें क्या ड्रग कॉम्बिनेशंस यूज़ किया जा रहा है आजकल, तो दैट इज़ बुप्रोपियोन एंड नैल्ट्रोक्सोन। इविंग सार्कोमा का एक आर्टिकल था, ये जस्ट मैंने लिखा आपके लिए, रिव्यू आर्टिकल था, तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 लाइनें इंपॉर्टेंट जो है पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इविंग सार्कोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन अनदर एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें एक 83 ईयर ओल्ड पर्सन था और उसको फटीग, वेट लॉस और पोस्चरल हाइपोटेंशन, फटीग, वेट लॉस एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन के साथ में ही प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी। और जब सीटी एब्डोमेन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि बहुत बड़े बड़े लार्ज एड्रिनल मासेस थे, तो दैट वाज अ केस ऑफ एक्चुअली प्राइमरी एड्रिनल लिम्फोमा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड वो केस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि एक 83 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड टू यू विद फैटिग, वेट लॉस एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड सीटी वाज डन, एब्डोमेन रिवील्ड मार्क्ड एंडार्जमेंट तो बोथ एड्रिनल ग्लैंड, सो व्हाट मे बी द डायग्नोसिस, तो प्राइमरी एड्रिनल लिम्फोमा इज द डायग्नोसिस। देन अनदर न्यू ड्रग बेलीमुमैब, जो कि ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए ट्रायल में चल रहा है, और ल्यूपस नेफ्राइटिस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग पे आते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस पे आते हैं, तो उसमें एक नई ड्रग आप जोड़ लें, बेलीमुमैब जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए यूज़ की जा रही है। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आने की संभावना है। मैं मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में ये भी बताऊंगा आपको कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने लगभग ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स 45-50 टॉपिक्स कवर किए हैं, उसमें से लगभग 30 टॉपिक्स ऐसे हैं और 25 आप मान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेनेटिक साइलेंसिंग ऑफ BCL11A टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज़। मैं इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म आएगा, shRNA क्या होता है, व्हाट इज shRNA? S फॉर शॉर्ट, H फॉर हेयर पिन, सो shRNA इज शॉर्ट हेयर पिन RNA, नंबर 1। देन MIR, what is MIR? MI is micro, R is RNA, so that is micro RNA. So full form of this is short hairpin RNA and micro RNA का एक कॉम्बिनेशन है। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिकल सेल डिजीज़ की पैथोलॉजी आप लोग पढ़ चुके होंगे, हर साल क्वेश्चन आते हैं। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से सिकलिंग होती है, और जब सिकलिंग होती है तो दीज सिकल्ड RBCs आर एंट्रैप्ड इनटू दी स्प्लिन, और स्प्लिन में एंट्रैपमेंट की वजह से उनका डिस्ट्रक्शन होता है, पेशेंट को सीवियर एनीमिया डेवलप होता है, पेशेंट को बोन पेन और सीवियर पेन डेवलप होते हैं, रिकरेंट एनीमिया डेवलप होता है। अब चूंकि सिकल सेल डिजीज़ का जब हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वहाँ हमें हीमोग्लोबिन S मिलता है एंड हीमोग्लोबिन F यानी फीटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन एडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा मिलती है, जो कि एक प्रिवेंटिव फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन F की सिकलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है और इसलिए जिन RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन F होता है उन RBCs की सिकलिंग नहीं हो पाती है और हम प्रिवेंट रहते हैं एनीमिया से। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है, ईश्वर कोशिश करता है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन F का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक BCL11A एक फैक्टर है, एक जीन है, एक मैसेंजर RNA है, सॉरी इट्स ए BCL11A इज ए मैसेंजर RNA जो कि DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, और ये जो BCL11A मैसेंजर RNA है ये हीमोग्लोबिन F के फॉर्मेशन को रोकता है, यानी इनहिबिट करता है। तो हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए कि ये BCL11A मैसेंजर RNA ना बने हमारी बॉडी के अंदर, ना बने तो यानी इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हमें रोकना होता है। तो इसके लिए हम एक लेंटी वायरल वेक्टर्स यूज़ करते हैं, उस वेक्टर के अंदर शॉर्ट हेयरपिन RNA इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जो शॉर्ट हेयरपिन RNA होता है वो इस BCL11A मैसेंजर RNA को फॉर्मेशन से रोकता है थ्रू दैट माइक्रो RNA, और जब इसका इनिबिशन हो जाता है तो हीमोग्लोबिन F की कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलती है और सिकलिंग के एपिसोड्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक नई ड्रग है जो चल रहा है, नया जो थ्योरी है वो चल रही है। देन है आपका अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीपिल। पॉलीपिल का कंसेप्ट बहुत पहले आया था, आज से लगभग 5-7-10 साल पहले आया था, 2009-10 के आसपास आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। दोबारा ये पॉलीपिल का कंसेप्ट चल रहा है क्योंकि ये ट्रायल की जा रही है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर एक ऐसी पिल, क्योंकि जो पिल बर्डन है वो इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद में या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बाद में 5 से 7 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन पेशेंट्स को चलाना पड़ता है और कई बार उसकी कंप्लायंस बहुत पुअर होती है। तो एक पॉलीपिल का कंसेप्ट चला है जिसमें उस पॉलीपिल के अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि पॉलीपिल कंटेन्स और डज नॉट कंटेन,
तो पॉलीपिल के अंदर 40 मिलीग्राम सिम्वास्टेटिन लिया गया, 100 मिलीग्राम एटेनोलॉल लिया गया, 25 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथाइजेट लिया गया एंड 10 मिलीग्राम आपका रामेप्रिल लिया गया। तो ये आपका लिया गया और इसमें पॉलीपिल है, ये इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के में पेशेंट्स में एस्पिरिन के साथ में यूज़ किया जा रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं क्योंकि कंप्लायंस आपकी बहुत अच्छी हो गई है। तो बेसिकली क्वेश्चन बस इतना ही बन सकता है कि पॉलीपिल कंटेन्स और डज नॉट कंटेन, इट कंटेन्स सिम्वास्टेटिन, एटेनोलॉल, हाइड्रोक्लोरथाइजेट एंड रामेप्रिल, वो आपको कंसंट्रेशन ध्यान रखना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूरी दुनिया में जेनेटिक्स में बहुत रिसर्च हो रही है एंड क्रिस्पर आप बहुत सारी जगह ये वर्ड सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड Cas9 is CRISPR associated protein 9. This molecule or this genetic factor is used for gene editing for sickle cell disease and beta thalassemia. It is not only used for sickle cell disease and beta thalassemia, ये बहुत सारी डिजीजेस के अंदर इस पर रिसर्च चल रहा है, बट यहाँ जो आर्टिकल था वो बेसिकली सिकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स में इसको यूज़ करके, और ये जो सेम BCL11 है मैंने पहले बताया था, उसको नॉकडाउन करने के लिए इस फैक्टर को यूज़ किया गया था। और जब ये नॉकडाउन हो जाता है तो ये अपना काम नहीं कर पाता है और हीमोग्लोबिन F की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सिमिलरली बीटा थैलेसीमिया के अंदर भी गामा ग्लोबिन सिंथेसिस को ये अफेक्ट करता है। तो ये क्रिस्पर Cas9 आपको याद रखना है। देन आपका अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि क्रायो एब्लेशन और ड्रग थेरेपी फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट और एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। अब तक ये माना जाता था कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ड्रग ट्रीटमेंट या एंटी एरिथमिक ड्रग्स को फर्स्ट चॉइस रखा जाएगा और जो एब्लेटिव थेरेपी है उसको सेकंड नंबर पे रखा जाएगा यदि कोई पेशेंट एंटी एरिथमिक ड्रग से रेस्पॉन्ड नहीं करता है या साइड इफेक्ट प्रोफाइल उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन अब ये थ्योरी, अब ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है इस पर कि क्रायो एब्लेशन और ड्रग थेरेपी में से बेटर इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज क्रायो एब्लेशन एज सुन एज पॉसिबल। किसी पेशेंट को रिकरेंट अटैक्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन है या पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन है तो क्रायो एब्लेशन इज मच बेटर एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। देन नेक्स्ट इज जो ILD के पेशेंट होते हैं यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ओवर द ईयर्स पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है और दैट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए अब तक कोई ड्रग हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके लिए हमारे पास कई ड्रग्स थी, बट जो सेकेंडरी टू ILD था उसके लिए हम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अभी एक बहुत बड़ी ट्रायल, बहुत बड़ी रिसर्च की गई है जिसमें इनहेल्ड ट्रिप्रोस्टिनिल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनहेल्ड ट्रीप्रोस्टिनिल को यूज़ किया गया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ILD P8 सेकेंडरी टू ILD है तो उसमें कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज इनहेल्ड ट्रिप्रोस्टिनिल। देन अनदर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए टिल डेट केवल कॉपर IUCDs जो थी, इंट्रायूट्राइन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस थे कॉपर वाले, उन्हीं को यूज़ किया जा रहा था। बट अभी रिसर्च हुआ है उसमें ये देखा गया कि लिवोन और गैस्ट्रेल के जो IUDs हैं उनको भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट आर मच बेटर। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेनेटिक साइलेंसिंग ऑफ BCL11A टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज़। ये मैंने सारी थ्योरी थी जो आपको वहीं समझा दी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट हेयर पिन RNA। हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें हम करते क्या है, किस तरह से करते हैं, छोटा सा मैं जो एक प्रोसीजर वो बता देता हूँ आपको। इसमें हम बेसिकली CD34 पॉजिटिव स्टेम सेल्स लेते हैं, उनको लेंटिवायरल वेक्टर के थ्रू हम लोग उसके अंदर जिसके अंदर ये शॉर्ट हेयर पिन RNA होता है उसके थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं और वो फिर लेंटिवायरल वेक्टर साथ में अपना फ्यूज़ होकर और वो अपना ये शॉर्ट हेयर पिन RNA और जो मैसेंजर माइक्रो RNA है उसके थ्रू इस BCL11A के एक्सप्रेशन को बंद कर देता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, इसका ट्रांसलेशन नहीं होने देता, बेसिकली इसको बनने ही नहीं देता। देन एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में एक टॉपिक तो मैंने बता ही दिया आपको, बट इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे आर्टिकल्स थे तो मैंने ये टॉपिक लिख लिया है कि आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाना है, कितने टाइप का होता है, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेस्कुलर इन्फ्लामेशन। बहुत सारी
डिजीज़ का, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का, वेस्कुलैरिटी सिंड्रोम्स का, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन कॉमन फाइंडिंग होती है। तो एक रिसर्च चल रहा है कि CD47 एक रिसेप्टर है, यदि CD47 को ब्लॉक कर दिया जाए तो उन पेशेंट्स के अंदर वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। यूजुअली जैसे ल्यूकीमिया लिम्फोमास के पेशेंट्स होते हैं तो एंटी CD47 एंटीबॉडी के रूप में मैग्रोलिमैब डेवलप किया गया इस ड्रग को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्रोलिमैब इज एन एंटी CD47 एंटीबॉडी एंड विच इज यूज्ड टू रिड्यूस वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन। देन इंपॉर्टेंट, जिस तरह से CML होता है फिलडेल्फिया पॉजिटिव, इसी तरह से फिलडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव ALL वाला जो वेरिएंट होता है उसके अंदर डासाटिनिब जो कि टायरोसिन काइनेज इनिबिटर है TKI एंड ब्रूटन टायरोसिन काइनेज इनिबिटर ब्लिनाचुमोमाब, इसको दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है एडल्ट्स के अंदर जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के पेशेंट है। तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टायरोसिन काइनेज TKI और BTKI इज़ यूज्ड फॉर फिलडेल्फिया पॉजिटिव ALL। तो उसमें आपको डासाटिनिब और ब्लिनाचुमोमैब याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि यदि ये ALL जो ALL के पेशेंट है उनके अंदर यदि CNS लिम्फोमाज है, यानी CNS के अंदर यदि ये मेटास्टेसाइज हो गया है और CNS इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उन पेशेंट में ये ड्रग बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी, आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। देन एक बहुत अच्छा आर्टिकल था नोविचॉक्स। नोविचॉक्स क्या होता है, हो सकता है कई लोगों ने नाम सुन रखा हो। नोविचॉक इज एक्चुअली ऑर्गेनोफॉस्फोरस नर्व एजेंट का एक एग्जाम्पल है। ये एजेंट सोवियत यूनियन के अंदर 1980s में डेवलप किए गए थे फॉर बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वारफेयर के हिसाब से। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस नर्व एजेंट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उन्हीं की तरह ये डेंजरस पॉइजन होता है और इसी तरह से इसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करता है और आपके सारे जो स्लज, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका जो नेमोनिक है उसके थ्रू करता है। तो बस मेरा पर्पज़ यही था कि नोविचॉक्स यदि वर्ड कहीं आपको आए एग्जाम के अंदर तो आपको याद रखना है कि दिस इज एन ऑर्गेनोफॉस्फोरस नर्व एजेंट। देन एक एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स के अंदर एक ओरल जेनस काइनेज इनिबिटर डेवलप किया गया है, दैट इज एब्रोसिटिनिब। तो एब्रोसिटिनिब आपको याद रखना है, दिस इज एन ओरल जेनस काइनेज इनिबिटर एंड इज यूज्ड फॉर एडोलेसेंट और एडल्ट्स के अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। देन अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग, देखिए ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं। एडावोसर्टिब प्लस जेमसिटाबिन। एक्चुअली जो भी रिकरेंट ओवेरियन कैंसर का प्रोग्नोसिस टिल डेट काफ़ी पुअर है, तो उस पर कंटिन्यूसली रिसर्च चल रहा है। तो रिकरेंट ओवेरियन कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये यूजुअली प्लेटिनम बेस्ड थेरेपी दी जाती है, बट ऐसे ओवेरियन कैंसर जिनके अंदर प्लेटिनम रेजिस्टेंट है थेरेपी से, उनके अंदर इसका ट्रायल चल रहा है एडावोसर्टिब प्लस जेमसिटाबिन का। तो ये ध्यान रखना है अपन को। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये V1 इनिबिटर है एंड जब इस V1 इनिबिटर को हम कंबाइन करते हैं, V की स्पेलिंग WEE है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जेमसिटाबिन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऐसे हाई ग्रेड सीरियस ओवेरियन कैंसर जिनके अंदर TP53 जो जीन है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, रेप्लिकेशन स्ट्रेस ज़्यादा है, उनके अंदर ये बेसिकली अच्छा काम कर रहा है। तो ये और आगे भी अदर ऐसे कैंसर्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है जिनमें TP53 जीन का हाई रेप्लिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली इस बार आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। AFM दैट इज़ एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस, जिसको हम एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस भी बोलते थे हमारे यहाँ पे, जो यूजुअली पोलियो एसोसिएटेड होता था और अब पोलियो की इंसिडेंस कम हो गई। पोलियो पे भी बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस, इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है सबसे पहले तो वो याद रखना है। एंटीरोवायरसेस 71 A71 कोक्सा के वायरस थे, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजन है वो आपको याद रखना है एंटीरोवायरस D68। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीरोवायरस D68 इज इम्प्लीकेटेड इन विच डिसऑर्डर, तो उसमें नाम आ सकता है, या फिर AFM करके और उसका पॉजिटिव एजेंट मेनली पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। देन अनदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि डायबिटीज़ पे है। सबसे पहली बात तो टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर, हमारी इंडिया कैपिटल है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। तो अब तक यही था कि कन्वेंशनल जो मेडिकल थेरेपी चल रही है दैट इज़ मच बेटर देन मेटाबॉलिक सर्जरी,
बट अभी बहुत बड़ी ट्रायल हुई है और जिसमें 10 साल तक का फॉलोअप किया गया टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, और ये देखा गया है कि मेटाबॉलिक सर्जरी के रिजल्ट्स कहीं बेटर है कन्वेंशनल मेडिकल थेरेपी से। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जो बेरियाटिक सर्जरीज़ हैं इनका रोल ज़्यादा आ जाए, तो यदि ऑप्शंस आए तो आपको ये याद रखना है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिटुक्सिमैब वर्सेस टोसिलिजुमैब, जो रूमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, ये बहुत बहुत अच्छी ट्रायल हुई है, बहुत अच्छा रिसर्च है, ये भी डेफिनेटली आ सकता है। एक्चुअली रिटुक्सिमैब इज़ एन एंटी CD20 मॉलिक्यूल है जो कि हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे बी-सेल होजकिन लिम्फोमा में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह यूज़ होता है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, जहाँ पे भी इस तरह के डिसऑर्डर है, जहाँ पे ऐसी बी सेल जो कि CD20 पॉजिटिव होती है, यानी CD20 बी सेल्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, या उन वो पैथोफिजियोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेटेड हैं, तो उनमें रिटुक्सिमैब बहुत अच्छी कारगर दवाई है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स, हर किसी रूमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट में रिटुक्सिमैब दिया गया जो नॉन रेस्पॉन्डर्स से कन्वेंशनल थेरेपी से, बट उनमें भी रिटुक्सिमैब भी कई पेशेंट्स में काम नहीं कर रही थी। तो फिर एक्चुअली ये देखा गया कि उनके साइनोवियल फ्लूइड को एग्जामिन किया गया, साइनोवियल फ्लूइड में ये देखा गया कि उनके अंदर CD20 वाली बी सेल्स है ही नहीं, या उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो पैथोफिजियोलॉजिकली उन पेशेंट्स के अंदर CD20 बी सेल्स जो थी वो बहुत कम थी, और इसलिए वो लोग रिटुक्सिमैब को भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इसलिए उनके अंदर फिर टोसिलिजुमैब, जो कि आपने अभी कोविड में जिसका बहुत नाम सुना होगा, IL-6 इनिबिटर है ये बेसिकली, तो इसको यूज़ करके देखा गया, और इसको जब यूज़ किया गया क्योंकि ये स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स में इसने काम किया जिनमें बी सेल्स, जो CD20 पॉजिटिव बी सेल्स का कंसंट्रेशन कम था, और उसमें इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो आपको ये याद रखना है, यदि कोई इस तरह का केस सिनेरियो बनाया जाता है एग्जाम के अंदर कि एक रूमेटोइड आर्थराइटिस का पेशेंट था, उसका साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन किया गया, उसमें ये पाया गया कि CD20 बी सेल्स जो हैं वो बहुत कम कंसंट्रेशन में या एब्सेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी यूज्ड और विल बी बेनिफिशियल। उसमें सबसे पहला ऑप्शन वो रिटुक्सिमैब देंगे। अब हमने पढ़ रखा है कि RA के अंदर रिटुक्सिमैब यूज़ करते हैं, तो हम उस पर टिक कर देंगे, लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए कि CD20 बी सेल्स पे काम करता है, यदि उसका कंसंट्रेशन कम है तो बेस्ट ड्रग इज टोसिलिजुमैब। देन आपका अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रग मावाकेम-10, ये क्योंकि डिसऑर्डर कॉमन था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया इस आर्टिकल को। एक कॉमन डिसऑर्डर है HOCM, जो सब लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यूजुअली जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज सेप्टल मायोक्टोमी होता है, और लो रिस्क थेरेपी है, इससे ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, पेशेंट का नॉर्मल लाइफ स्पान हो जाता है, इवन उसको हो सकता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स की जरूरत भी ना पड़े। तो एक नई ड्रग डेवलप की गई थी मावाकेम-10, और उस पर रिसर्च चल रहा है। तो ये कोई बहुत वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि HOCM के लिए न्यू ड्रग है मावाकेम-10। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, बट रिजल्ट बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। देन मेलिग्नेंट प्लूरल मीजोथीलियोमा, उसके बहुत ही प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है मेलिग्नेंट प्लूरल मीजोथीलियोमा का, तो इसलिए उस पर काम चल रहा है कि इसका प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल या पेशेंट का सर्वाइवल कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें जो निवोलुमैब हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स के पेशेंट्स के अंदर, तो उनमें निवोलुमैब प्लस इपिलिमुमैब का यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड कई आर्टिकल थे, आपको डेफिनेटली उसके अंदर डालना है, मतलब पढ़ के जाना है, 3-4 लाइन जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए। देन अनदर इम्पॉर्टेंट है बिमेकीजुमैब, इसका बड़ा नाम चल रहा है आजकल, इस ड्रग को जरूर याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें से कल टकरा सकता है। बिमेकीजुमैब एक्चुअल में एक ये सेलेक्टिवली इनिबिट करती है इंटरल्यूकिन 17F एंड इंटरल्यूकिन 17A को। IL-17A एंड IL-17F को दोनों को ब्लॉक करती है। यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं IL-17A ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जो कि सीवियर प्लाक सोरियासिस होता है। तो अभी इस पर ट्रायल किया गया है कि सीवियर प्लाक सोरियासिस के अंदर मोनोक्लोनल IgG1 एंटीबॉडी दैट इज़ बिमेकीजुमैब, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है IL-17F को भी ये साथ में इनिबिट करती है IL-17A के साथ साथ। और सिमिलरली एक दूसरी ट्रायल की गई है बिमेकीजुमैब वर्सेस उस्टेकीनुमैब, तो उस्टेकीनुमैब भी आपको याद रखना है कि सीवियर प्लाक सोरियासिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। देन ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन चीज़ है। इन्वेजिव एस्परजिलोसिस की टिल डेट जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ वोरिकोनाजोल, ये आपको याद रखना है, जो टिल डेट हमारी फार्माकोलॉजी बुक में है
कि इन्वेजिव एस्परजिलोसिस की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग या फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज़ वोरिकोनाजोल। बट अब ट्रायल हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि पोसाकोनाजोल उसको आप ओरल या इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, और 42 डेज तक देने के बाद में दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं पाया गया, क्योंकि पोसाकोनाजोल, एक तो वोरिकोनाजोल पोसाकोनाजोल से, हालांकि दोनों बहुत कॉस्टली एजोल्स हैं, दोनों बहुत कॉस्टली एंटीफंगल ड्रग्स हैं, बट पोसाकोनाजोल वोरिकोनाजोल में से पोसाकोनाजोल को हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, वोरिकोनाजोल को भी ओरली यूज़ कर सकते हैं, बट ये देखा गया है कि पोसाकोनाजोल को आप फर्स्ट लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रायल चल रहा है। सिमिलरली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स के अंदर ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन का यूज़ किया जा रहा है, वो आप याद रखें बस। और जो लास्ट है सेमीप्लिमेब मोनोथेरेपी इन एडवांस्ड नॉन स्क्वेमस एंड स्क्वेमस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, सेमीप्लिमेब हाई एफिनिटी एंटी PD-1 एंटीबॉडी। एक जो निवोलिमेब नाम आया था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है इसलिए हो सकता है आपको कल क्वेश्चन उसका मिल जाए, कि जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एंटी PD-1 यानी एंटी प्रोग्राम्ड सेल डेथ 1 एंटीबॉडीज़ या PDL-1 यानी प्रोग्राम डेथ लिगेंड 1 एंटीबॉडी वाली जो ड्रग्स है, दैट इज़ निवोलुमेब, वो PDL-1 आपका वो है। तो वो ड्रग्स आजकल यूज़ की जा रही है, बहुत अच्छा सर्वाइवल देखा जा रहा है, उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा जा रहा है। तो इसी तरह से एक नई ड्रग एंटी PD-1 एंटीबॉडी वाली आई है सेमीप्लिमेब, जिसको कि यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये मेरे टॉपिक्स थे कुछ, ये अभी जस्ट अभी एक शुरुआत है अपनी, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपन स्पीड भी बढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको देखें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे रेस्पॉन्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी कमेंट करना है अच्छा बुरा, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि भी क्या चीज़ हम लोग को इम्प्रूव करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा एक प्रयास है, इसमें मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छा इम्प्रूव करने की, और आप लोगों से कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसको पॉजिटिव लूँगा। तो आप लोग पढ़ें इसको, और कोई भी ज़रूरत हो तो बताएं। इसके बाद मैं अभी जो नेक्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन आने वाला है उसके अंदर मैं 10 केसेस मैंने चूज़ किए हैं, जो केस प्रेजेंटेशन आजकल आते हैं, केस वाइज जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो 10 केसेस मैं आपको एक बार बताऊंगा। तो हो सकता है उनमें से कोई केस 1 या 2 अपने पास फंस जाएँ। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा 10-15-20 मिनट का, तो वो रिसेंटली मैं अब इसके बाद नेक्स्ट अपलोड करूँगा, तो देखते रहिए। धन्यवाद।